हाँ जी, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पहले तो आज जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पूरा पढ़ा है, समझा है, जिसके अंदर चार जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, या किसी भी देश के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर चार मेजर फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों फैक्टर्स को क्या क्या रिवॉर्ड दिया जाता है, क्या क्या रिटर्न्स मिलते हैं, क्या क्या प्रतिफल मिलता है, कितना कितना पैसा मिलता है, उसको तय करने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने कुछ थ्योरीज दी। उन थ्योरीज को हमने गहनता से डिटेल के अंदर अध्ययन किया। कुछ बातें मैं आपको उन थ्योरीज के बारे में और आज की इस सेशन के अंदर बताऊंगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको बताऊंगा कि हमें एग्जाम के लिए, हमारा मकसद है एग्जाम को क्रैक करना, उसके लिए आपको क्या चीज़ों को और ध्यान में रखना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो इससे पहले के टॉपिक्स हमने पढ़े, डिमांड हो गया, चाहे कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, चाहे मार्केट्स हो गया, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्लस जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। सिमिलरली आज जो है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और एक टॉपिक उससे पहले छोटा सा हमने किया था प्रोडक्शन फंक्शन और थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन। तो इन दोनों टॉपिक पे जितने भी पुराने क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर जो पूछे गए उनको मैं लेके आया हूँ, डिस्कस करेंगे, समझेंगे और ये देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हैं जो हमने पढ़ा है उसके आधार पे। इसके साथ दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप अपने कोर्स के अंदर जाओगे तो जो यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 के अंदर आपको 3 फोल्डर देखने को मिलेंगे: वीडियो लेक्चर्स, क्लास नोट्स और एमसीक्यू। जो एमसीक्यू वाला फोल्डर है, रिवीजन वाला फोल्डर, इसको आप क्लिक कीजिएगा। इसमें फिर से आपको 3 फोल्डर दिखेंगे। एक तो रिवीजन के और पीवाईक्यूज के जो वीडियो, आज का वीडियो आपको इसी फर्स्ट फोल्डर में दिखेगा। सेकंड, पीवाईक्यू और रिवीजन की फाइल्स, तो इसमें जो आज की पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो फाइल है वो। इसके अलावा तीसरा फोल्डर है प्रैक्टिस टेस्ट। तो इसके अंदर अगर आप जाओगे प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर, तो आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड किए गए। तो यहाँ तक उसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि कोई मन में डाउट, कोई शंका किसी तरह का अगर किसी टॉपिक को लेकर रह जाता है तो वो यहाँ तक निकल के आ जाए सामने। ठीक है, जब चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वाकई में वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और आप यकीन मानिए, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। ये मेरा 100% एश्योरेंस है। बस आप अपनी तरफ से जो है वो सिंसियर एफर्ट, जितना एक कैंडिडेट को पास होने के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको भी पता है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे उसको ज़्यादा एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं। चलिए आते हैं वापस सीधा मुद्दे के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ पर्टिकुलर इसी टॉपिक के अंदर हमें ये ध्यान रखना है क्या, कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए, ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप नोट से थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो जो इकोनॉमिस्ट के नाम है एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। हालांकि और मैं उसको आपको एक साथ में सेपरेटली फाइल प्रोवाइड कर दूंगा कि ये मेन मेन इकोनॉमिस्ट, इनकी ये थ्योरीज, ताकि वो आप एग्जाम से पहले उनको भी याद रख पाए। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों को आप बार बार पढ़ते हो तो फेमिलियर होते हो, कुछ चीज़ें याद हो जाती है। जैसे रिकार्डो की रेंट थ्योरी है, वो ध्यान आ जाएगी। फिर क्वेश्चंस के अंदर वो चीज़ें बार बार सामने आती है। जैसे आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज करोगे तो फिर कुछ नाम तो जो कॉमन है, जो पॉपुलर है, वो याद हो जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको एक लेक्चर शुरू में लिया था जिसमें बताया था किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इस तरह की मेमोरी को टेस्ट करते हैं, आपको याददाश्त शक्ति को चेक करते हैं। जहाँ पे सीधा इकोनॉमिस्ट का नाम पूछ लिया कि ये थ्योरी कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी, किसने दी, अब याद है या नहीं है, बस दो ही है वहाँ पे, आप दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कोशिश करिएगा कि उन थ्योरीज के साथ उन नाम्स को भी आप फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, तो पहली थ्योरी, इसी पहला क्वेश्चन जो देखने को मिला वो इसी तरह का है कि जो इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि
प्रॉफिट जो है वो अराइज होता है, प्रॉफिट जो है वो यानी लाभ जो है वो अराइज होता है इनोवेशन से। जब कोई दो प्रोड्यूसर है, हमने एग्जांपल लिया, एक है ए एक है बी। ए जो है 10 रुपए में बेच रहा है चीज, बी भी 10 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट दोनों की 8-8 रुपए लग रही है। लेकिन ये ए जो है वो अपनी प्रोडक्शन की टेक्निक में कुछ इनोवेशन करता है, कुछ नई तकनीक लेके आता है, 6 रुपए ही कॉस्ट को कम कर देता है। तो अब जो है ए 4 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, ये अभी भी 2 रुपए। 2 रुपए तो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो ये कहीं और काम करता तो 2 रुपए खुद ही कमा लेता, लेकिन ये 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा पा रहा है, 4 कमा पा रहा है। तो ये इनोवेशन की वजह से, इस थ्योरी के अनुसार इनोवेशन की वजह से ही प्रॉफिट अराइज होता है, और ये हमेशा शॉर्ट रन के लिए होता है, टेम्परेरी नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद बी के पास भी ये टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी, सी के पास भी पहुंच जाएगी, मार्केट में जितने कॉम्पिटिटर है सबके पास ये इनोवेशन पहुंच जाएगा। तो फिर उस इनोवेशन से प्रॉफिट जो है वो अराइज नहीं होगा, अब आपको कुछ और इनोवेशन करना होगा। तो ये थ्योरी जो है, कौन है ये नाइट भाई साहब है, इन्होंने ये थ्योरी दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चेंज इन प्राइजेस अफेक्ट, चेंज इन प्राइजेस जो है वो क्या प्रभावित करता है? ग्रॉस इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे तो मैं आपको बता दूं क्या कि ये जो है टॉपिक हम आगे देखेंगे, मतलब जो मनी और मनी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मनी सप्लाई के बारे में, तो अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट, क्वासी, वैसे इसका आंसर जो है वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वासी रेंट किसने दिया कॉन्सेप्ट? मार्शल ने दिया था, ये तो याद होना चाहिए आपको। जो मार्शल थे भाई साहब, अल्फ्रेड मार्शल या प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने क्वासी रेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या होता है क्वासी रेंट? याद कीजिए, सब लोग कह रहे थे रेंट जो है वो लैंड पे अराइज होता है। क्वासी रेंट क्या कहता है कि शॉर्ट रन के अंदर, मतलब टेम्परेरी कम समय के अंदर, कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई इक्विपमेंट्स, इनकी सप्लाई जो है वो क्या होती है? फिक्स होती है। सप्लाई क्या होती है? फिक्स होती है कि अभी जितने अवेलेबल है उतना ही है। तो उस शॉर्ट सप्लाई को मैच करने के लिए, उसको डिमांड तो ज्यादा होती है तो उसको पूरा करने के लिए उनसे भी रेंट अराइज हो सकता है। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अभी आप कोई भी सिटी के अंदर जाओगे, कहीं भी देखोगे तो जितनी गाड़ियों की आवश्यकता है उतनी गाड़ियां है नहीं, उससे एक्चुअल में लोगों के पास कम है। तो जो कमी है उसको टेम्परेरी पूरा कैसे करते हैं? लोग किराए पे गाड़ी लेके जाते हैं कहीं पे। लॉन्ग टर्म के अंदर वो भी अपना व्हीकल, सब हर कोई अपना व्हीकल या कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर लेता है, लेकिन एट ए टाइम कुछ शॉर्टेज रहती है जिसको रेंट, जिससे क्या जनरेट होता है? रेंट। तो ये रेंट जो है वो बेसिकली क्वासी रेंट, इस थ्योरी के अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, जो शॉर्ट रन के अंदर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स है इनके ऊपर अराइज होता है, उसको क्वासी रेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 76 क्वेश्चन, ये व्हाट इज द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश बैलेंस इन द केन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी? ये हमने देखा था कि कैश बैलेंस होल्ड करने के पीछे 3 मोटिव होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, कि डे टू डे खर्चों के लिए कैश काम आता है। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी, कल को कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बिजनेस है तो कल को कोई घाटा आ जाए तो उसके लिए, इमरजेंसी के लिए पैसा होना चाहिए। और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, जो टोटली इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है, ब्याज के ऊपर निर्भर करता है, कि आप कैश रखते हो इस उम्मीद में कि कोई अच्छा मौका आएगा तो कहीं इन्वेस्ट करोगे और पैसा कमाओगे, तो ये स्पेकुलेटिव मोटिव होता है। ठीक है, तो ये इन केन्स की इस थ्योरी के अनुसार इन तीनों पर्पज के लिए जो है वो कैश रखा जाता है। तो आंसर जो है वो डी सही होगा। नेक्स्ट 77th क्वेश्चन, इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है बताने का प्रयास करता हूं। ये जो हमने थ्योरी देखी थी, उस थ्योरी के अंदर हमने देखा कि जो कैश होता है उसकी रिक्वायरमेंट 3 पर्पज के लिए होती है। एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, एक प्रिकॉशनरी और एक स्पेकुलेटिव। 3 पर्पज के लिए कैश की नीड होती है। क्लियर? अब ये दो जो मोटिव है, ट्रांजैक्शन के लिए कितना रखोगे इमरजेंसी, ये आपके लेवल ऑफ इनकम पे निर्भर करता है। मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था, कोई आदमी 10,000 कमाता है तो वो ट्रांजैक्शन, उसके मंथली खर्चे और जो इमरजेंसी फंड है वो अलग होगा।
दूसरी तरफ कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया कमाता है तो उसका ट्रांजैक्शन के जो खर्चे हैं और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो पैसा लग रहा है वो अलग होगा, ठीक है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। लेकिन जो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए पैसा रखा जा रहा है, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए क्या होता है उसको हमने थोड़ा समझा भी था, थोड़ी सी कुछ चीजें मैं और उसमें ऐड ऑन करता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, इनके पास 100 रुपीज है। कितने हैं, 100 रुपीज है। ये इन्होंने रखे हैं किस पर्पज के लिए, स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए। सुनिएगा, अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज की जो दर है मार्केट के अंदर, वो एक तरफ तो है 10%, एक तरफ है 1%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगी तो क्या मिस्टर ए अपने पास पैसा रखना चाहेंगे कैश में, स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए कैश में क्या पैसा रखना चाहेंगे, नहीं। 10% है तो वो क्या करेंगे, ऑलरेडी कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि 10% अच्छा ब्याज मिल रहा है। कैश में रखोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वहीं 1% है तो वो सब लोग क्या करेंगे, कैश में रखना प्रेफर करेंगे। क्यों, कि कहीं इन्वेस्ट करो, ब्याज तो कितना मिलना है, 1 साल बाद 100 का 101 रुपया होगा। उल्टा कुछ खतरा है कि पैसा डूब ना जाए, मार्केट के अंदर कुछ भी हलचल हो सकती है, तो सब लोग प्रेफर करेंगे किसको, कैश को। तो हमने यहां पे ये जाना था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो, और जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए, किसके लिए, स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए, दोनों में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन यानी उल्टा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगी, ज्यादा होगी तो ये कम होगी। स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए लोग कैश कम रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके रखेंगे। ये लो होगी तो ये हाई होगी। क्लियर, ये हमने समझा था। इसके अलावा एक लिक्विडिटी ट्रैप की भी बात आई थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी कम हो गई कि सब लोग सिर्फ कैश में ही पैसा रखना चाह रहे हैं तो वो लिक्विडिटी ट्रैप कहलाता है। अब यहां तक तो बातें हम पढ़ चुके हैं, समझ भी आ गई होगी। इसमें थोड़ी सी चीज मैं एक और बताता हूं आपको। बॉन्ड का क्या चक्कर है, सॉरी, बॉन्ड प्राइजेस का क्या रोल है इसमें, और वो किस तरीके से रोल प्ले करती है, सुनिएगा। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक बॉन्ड है, सरकारी बॉन्ड है, मतलब ये थ्योरी मानती है कि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए पैसा रख रहे हो तो आपको कहीं निवेश करना होगा, इसीलिए निवेश कहां करोगे, बॉन्ड के अंदर निवेश करोगे। तो एक बॉन्ड है 100 रुपए का है और उसके ऊपर ब्याज की दर है 10%। ये है बॉन्ड ए। क्लियर, ये आपने क्या किया, खरीदा, परचेज करके रख लिया अपने पास। अब कल को दो चीजें हो सकती है, क्या, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ के कितनी हो जाए, 20% हो जाए, 20%, या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, 5% ही रह जाए, कम हो जाए। इन दोनों स्थितियों में आप क्या करोगे, मार्केट में क्या होगा, सुनिएगा। आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, 10% उस पर इंटरेस्ट है, 1 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, 110 रुपया मिलेगा, श्योर है। लेकिन अब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 हो गई, 20। तो आपके इस बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, सोचिए जरा। इस बॉन्ड, जो बॉन्ड ए है, इसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। मार्केट में अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो चुकी है बॉन्ड्स के ऊपर, जो दूसरे बॉन्ड है, बॉन्ड बी टाइप के, सी टाइप के, जो भी दूसरे बॉन्ड है, उनकी रेट क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। जाहिर सी बात है आपके बॉन्ड की रेट क्या होगी, प्राइस जो है बॉन्ड की क्या हो जाएगी, सडनली कम हो जाएगी। कोई भी 100 रुपए नहीं देगा, क्यों, वो कहेगा 100 रुपए देके आज मैं आपका ये 10% वाला बॉन्ड क्यों खरीदूं, जब मुझे
20% के बॉन्ड मार्केट में ऑलरेडी मिल रहे हैं। हाँ, मैं खरीद सकता हूं आपका बॉन्ड जो है ए, कितने में? 50 रुपए में, ताकि उसके ऊपर मुझे कितना मिलेगा? 10%। 10% कितने का? मैं 50 रुपए में बेचते हो तो ले लेता हूं, ताकि मुझे 10 रुपए का ब्याज मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा? 100 के ऊपर, वो तो फेस वैल्यू पे मिलता है, 10 रुपए का, यानी मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होगा? 20%, जो मुझे मार्केट में मिल रहा है। तो इफेक्टिवली आपकी बॉन्ड की प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि आपका बॉन्ड 10 रुपए 10% कैटेगरी का है, 100 पे 10 रुपए ब्याज मिलने वाला है, जबकि मार्केट में 20% वाले बॉन्ड आ चुके हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई है, तो आपके बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी। और उल्टा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई तो आपके बॉन्ड की कीमत क्या होगी? बॉन्ड की प्राइस क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब जो नए बॉन्ड मिल रहे हैं उनके ऊपर 100 पे कितना मिल रहा है? 5 रुपया ही मिल रहा है, जबकि आपके बॉन्ड के ऊपर 100 पे 10 रुपया मिल रहा है। तो इसकी डिमांड, इसकी प्राइस जो है वो अचानकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके। अब थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई है, क्लियर? मान लो 10%। मार्केट में लोगों को ऐसी उम्मीद है क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर है, वो क्या होगी? कम हो जाएगी। अभी 10% चल रही है, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है? मार्केट में एक्सपेक्टेशंस क्या है? ब्याज की दर कम हो सकती है। बताओ, बॉन्ड की प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अभी 10% पे बॉन्ड, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की रेट कम होने के चांसेस लग रहे हैं, तो आपके बॉन्ड की प्राइस क्या होगी? बताओ। जाहिर सी बात है, 10% वाले बॉन्ड की प्राइस ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? अब लोग क्या प्रिफर करेंगे? पैसा कैश में रखना प्रिफर करेंगे या बॉन्ड में रखना प्रिफर करेंगे? बताओ, सोचिए जरा इस पे। लोग पैसा किस में रखना प्रेफर करेंगे? बॉन्ड के रूप में रखना प्रेफर करेंगे, बजाय किसके? स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए कैश में रखना नहीं प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी 10% ब्याज उनको पता है अभी है, और उन्हें उम्मीद है कल को कम हो जाएगा, तो आज इन्वेस्ट करके रखते हैं किसमें? बॉन्ड खरीद के रखते हैं। क्लियर? इसका उल्टा, अगर इनको उम्मीद है क्या कि ब्याज की दर, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 5%। इनको एक्सपेक्टेशन है कि ब्याज जो है वो क्या होगा? हाई होगा आने वाले समय में। तो लोग क्या करेंगे बताओ? अभी बॉन्ड में पैसा लगाएंगे या अपने पास कैश रखना पसंद करेंगे? कैश रखना पसंद करेंगे बजाय कि बॉन्ड खरीदने की। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है ब्याज अभी और इंक्रीज होगा। क्लियर? और इंक्रीज होगा। क्लियर? तो वो क्या रखना पसंद करेंगे? अभी कैश की, फ्यूचर में खरीदेंगे। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और उनको ब्याज की उम्मीद क्या है? बढ़ने की, हाई होने की चांसेस लग रहे हैं। तो वहां पे जो है वो क्या होगा बताओ? क्या होगा? बॉन्ड की प्राइसेस यहां क्या हो रही थी? तो ये जब आपको उम्मीद है कि आगे ब्याज कम होगा, तब तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ रही थी। आगे आपको लग रहा है ब्याज की रेट बढ़ रही है, बढ़ेगी फ्यूचर में, तो अभी बॉन्ड की प्राइस क्या होगी? कम होगी। क्लियर? ओके। अब एक क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं। when bond prices rise when bond prices rise the speculative demand for money would be, जब बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो रही है? राइज हो रही है, बढ़ रही है, तो स्पेकुलेटिव डिमांड मनी की क्या होगी? जब बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखिए,
ये एग्जाम्पल, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, लोगों को लग रहा है आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो अभी जो बॉन्ड की प्राइसेस है वो बढ़ेगी, क्योंकि 10% वाले बॉन्ड तो फ्यूचर में रहेंगे नहीं, तो इनकी कीमतें बढ़ रही है। सब लोग पैसा किस में डालेंगे, बॉन्ड में डालेंगे, तो स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए कोई कैश रखेगा अपने पास नहीं, सब के सब किस में निवेश कर देंगे, बॉन्ड में निवेश कर देंगे, तो कैश की डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी तरफ जो अगर इसका उल्टा होता, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और आपको लग रहा है आगे बढ़ेगा, तो बॉन्ड की प्राइसेस कम हो जाती है और लोग कैश में रखना पसंद करेंगे। इन शॉर्ट इसकी पूरी समरी मैं आपको बता दूं, जैसे हमने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो डिमांड होती है किसकी, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए कैश की, दोनों में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा। सिमिलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगी, हायर जाएगी, बॉन्ड की प्राइसेस क्या होने लग जाएगी, कम। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लो जा रही है तो जो हमारे बॉन्ड है एग्जिस्टिंग, उनकी कीमतें बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे तो ब्याज की दरें और कम हो रही है, हमारा जो 10% वाला है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड के अंदर इनवर्स रिलेशन है। अब जब बॉन्ड की प्राइसेस अप जा रही है, बॉन्ड की प्राइसेस जब अप जा रही है, मतलब आगे हमें फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देखने को मिलना है, कम मिलने वाला है, तो सब लोग किस में निवेश करेंगे, बॉन्ड में निवेश करेंगे, इसीलिए तो बॉन्ड की प्राइसेस अप जा रही है, तो कैश की जो स्पेकुलेटिव डिमांड है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, फॉल, बी। क्लियर, मैंने पूरा प्रयास किया, ये तभी समझ आएगा जब पीछे वाली थ्योरी आपने पढ़ रखी है, मैंने उसको एक कदम और आगे जाके एलोबरेट करने का प्रयास किया है। सिंपल है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक बार तसल्ली से बैठ के सारे कॉम्बिनेशन देखोगे कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, बढ़ेगी तो क्या होगी, घटेगी तो क्या होगी, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिक्विडिटी अप्रोच ये किसने दी थी, ये छोड़िए, हमारे काम की नहीं है अभी तक। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब है, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब याद कीजिए, प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो सिर्फ फिजिकल रिलेशन बताता है, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट्स के बीच का रिलेशन बताता है, मॉनेटरी टर्म्स में बात नहीं करता कि 100 रुपए का इनपुट डाला 200 का आउटपुट बना, ये सिर्फ ये देखता है 3 kg इनपुट डाला, 2 रॉ मटेरियल डाला तो 10 यूनिट बन गई, 12 बन गई, तो फिजिकल टर्म्स के अंदर तो ये फिजिकल रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम कब होता है, एवरेज प्रोडक्ट, तो ये मैं टेबल लेके आया हूं, आप देखिए याद कीजिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, याद है, नेगेटिव रिटर्न्स, तो शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न्स यानी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है प्लस प्लस, फिर ये घटता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव हो जाता है। जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब जो है हमारा एवरेज प्रोडक्ट वो जो है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। क्लियर, एवरेज प्रोडक्ट हाईएस्ट कब होता है, जब मार्जिनल और ये एवरेज दोनों इक्वल होते हैं तब। क्लियर, जब दोनों इक्वल होते हैं तब। ये सिंपली आप एक एग्जांपल से खुद ही इसको सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहां लागू होता है, रिटर्न्स टू स्केल, स्केल का मतलब बड़े पैमाने पे जहां सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं वो लॉन्ग रन के अंदर होता है। फिर लॉ ऑफ जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में कोई भी फर्म कौन से स्टेज में काम करेगी, देखिए फर्स्ट स्टेज में तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वहां रुकना नहीं है, थर्ड स्टेज में नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं वहां जाना नहीं है। देखिए भाई यहाँ क्या रुकना, 100 120 यहाँ रुकना चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ आप एक फैक्टर एक्स्ट्रा लगा रहे हो, उत्पादन इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ नहीं रुकना है। तीसरे में जाना नहीं है तो कौन से में रहना है, सेकंड स्टेज में रहना है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, कौन सी स्टेज कहाँ खत्म होती है मैंने बहुत तसल्ली से बताया था जब ये प्रोडक्शन फैक्टर पढ़ रहे थे, फंक्शन पढ़ रहे थे, उसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में बहुत चांसेस है उस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट स्टेज कहाँ खत्म होती है, सेकंड स्टेज कहाँ खत्म होती है। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट किससे रिलेटेड है, तो वेरिएबल कॉस्ट से, जाहिर सी बात है, मार्जिनल यानी अतिरिक्त, वेरिएबल भी अतिरिक्त होती है कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहे हो तो और एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है।
रेंट जो है वो पे किया जाता है लैंड के ऊपर, बिकॉज इसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, मतलब चाहे जितनी लैंड अवेलेबल हो जाएगी, इसकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। जमीन की सप्लाई तो फिक्स है इस दुनिया के ऊपर, ठीक है। तो रेंट का कारण जो है वो ये माना गया है, क्योंकि रेंट की सप्लाई जो है वो क्या है, दुनिया के अंदर फिक्स है। यूं तो बंजर भूमि तो खूब है, लेकिन जो फर्टाइल लैंड है, जो कारगर जमीन है, उसकी सप्लाई क्या है, फिक्स है। इसीलिए वहां पे किराए पे देने का कॉन्सेप्ट आता है। तो आज लोग सिटी में किराए पे क्यों रहते हैं, क्योंकि जमीन घर फिक्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द थ्योरी ऑफ वेजेस इज एसोसिएटेड विद वॉकर। ये वॉकर के साथ कौन सी थ्योरी एसोसिएटेड है, ये तो याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। रेजिडुअल क्लेमेट थ्योरी वेजेस की, कि जो बचा कुचा है वो लेबर को मिलता है, सब पेमेंट पहले कर दो, पीछे बचेगा वो लेबर का। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, ये 2016 के पेपर के क्वेश्चन है, कुछ 2016 के। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर सारे फैक्टर्स की क्वांटिटी को कांस्टेंट रख दिया जाए, स्थिर रख दिया जाए, और कोई एक फैक्टर की क्वांटिटी जो है हम वो 1 यूनिट से इंक्रीज करते हैं, तो जो टोटल प्रोडक्शन में बदलाव आता है वो क्या कहलाता है। बहुत इजी, लॉलीपॉप क्वेश्चन। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी नहीं, फिजिकल। वैल्यू ऑफ नहीं, एवरेज प्रोडक्शन नहीं। ये क्या कह रहा है कि सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। एक फैक्टर में हमने क्या किया, चेंज किया, जैसे एक लेबर की यूनिट एक्स्ट्रा लगाई, उसकी वजह से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें क्या बदलाव हुआ, वो बदलाव क्या कहलाता है, तो वो हम जानते हैं क्या, वो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। और प्रोडक्शन थ्योरी में हम पैसों की तो बात करते नहीं, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कहीं से रेलेवेंट नहीं है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट भी रेलेवेंट नहीं है, एवरेज प्रोडक्शन भी रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट है कौन सा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। कोई फिजिकल टर्म्स के अंदर भौतिक उत्पादक में कितना फायदा हुआ, एक्स्ट्रा कितना हुआ, क्या पैसों की बात कर रहा है क्या। यहीं पे ये कहता कि टोटल रेवेन्यू के अंदर क्या बदलाव आ रहा है, तो हम कहते सीमांत आगम उत्पादकता या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, कि पैसों में कितना अंतर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन किससे एसोसिएटेड है, रिटर्न्स टू स्केल। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के अनुसार रेंट जो है वो अराइज होता है एक्चुअल अर्निंग्स जो ज्यादा है ट्रांसफर अर्निंग से। बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, हमने कहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मैंने एक मैरिज गार्डन का एग्जाम्पल लिया था, आपने मैरिज गार्डन बनाया, ठीक है, इसको आप इस जमीन को कहीं काम लेके महीने के 1 लाख रुपए तो कमा ही सकते थे, लेकिन आप अभी इसको जिस काम में ले रहे हो वहां से 1,20,000 कमा रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है 20,000 वो क्या है, उसका रेंट है। मतलब 1 लाख तक कमाओगे तो वो रेंट नहीं है, 1 लाख तो आप इसको अदरवाइज भी कमा सकते थे, समझ रहे हो। ट्रांसफर अर्निंग का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो काम छोड़ के आप इस काम में आ रहे हो तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा क्या अर्न कर पा रहे हो। ट्रांसफर अर्निंग के ओवर एंड अबव कितनी एक्चुअल इनकम है वो क्या कहलाती है, रेंट कहलाती है। इसमें हमने एक वो भी देखा था, कितना फैक्टर स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक। फैक्टर स्पेसिफिक होने का मतलब वो उसी काम में आ रहा है जिस काम के लिए बनाया गया है। जैसे आपने कोई मैरिज गार्डन ही बना दिया, डेवलप कर दिया, तो वो कहीं और दूसरे पर्पज के लिए काम ही नहीं आ सकता, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ट्रांसफर अर्निंग वो जीरो हो जाएगी, कि भाई कहीं और काम लोगे तो कोई इनकम नहीं है। तो जो उसका टोटल एक्चुअल अर्निंग है वो टोटल क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा रेंट कहलाएगा, क्योंकि माइनस ट्रांसफर अर्निंग क्या है, जीरो है, ठीक है। और जितना नॉन स्पेसिफिक होगा उतना बदलाव होगा। कि कोई फैक्टर है, प्लेन लैंड है, उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, चाहे जिस काम में लीजिए आप, शादी कीजिए, चाहे कोई प्रोग्राम, क्रिकेट मैच खेलिए, तो वो अब कोई भी ऑप्शन में लोगे तो सब जगह मान लो उसका किराया 1 लाख आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर अर्निंग भी वही है, एक्चुअल अर्निंग भी वही है, तो रेंट जीरो होगा उसका, क्योंकि वो स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट, ये लोनेबल फंड थ्योरी किसने दी, ये विक्सेल ने दी। डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड जो है वो किस पे निर्भर करती है, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, इंटरेस्ट रेट से बिल्कुल नहीं, स्पेकुलेटिव मोटिव होता है, प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम, यस। अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि हमारी इनकम का लेवल क्या है, उससे हमारे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा कितना चाहिए वो तय होता है। मैं मान लो 1 लाख कमाता हूँ,
महीने के 50 खर्च करता हूँ तो मेरे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए 50,000 चाहिए। कोई 5,000 कमाता है तो उसको अलग है, कोई 5 करोड़ कमाता है तो उसका अलग है। अनसर्टेनिटी बियरिंग, ये थ्योरी किसने दी? ये नाइट थे, इन्होंने दी थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सी अजम्पशन नहीं है? अब सुनिएगा, ये जितनी भी क्लासिकल थ्योरी है ना, पुरानी जितनी भी थ्योरीज है, इन सब में ये कॉमन ही अजम्पशन मानी जाती है। पहली बात तो देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो अभी वेजेस की रेट चल रही है उसके ऊपर जितने काम करने के इच्छुक है सबको काम मिल गया है, एम्प्लॉयड है। दूसरा, फ्री मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरा, परफेक्ट कंपटीशन है लेबर और कमोडिटी मार्केट के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब, परफेक्ट कंपटीशन आप जानते हो, सबको नॉलेज है, मतलब बायर्स को सेलर्स को पूरा नॉलेज है मार्केट का। वेजेस एंड प्राइजेस आर इनफ्लेक्सिबल, मतलब उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये कोई अजम्पशन नहीं है। जो पहले 3 अजम्पशन है ये यूनिवर्सल है सभी थ्योरीज के अंदर, ठीक है, कि फ्री मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये तीसरा वाला नहीं है। फ्लेक्सिबल तो होती है, तो राइट आंसर जो है वो डी होगा। चाहे एक ये क्वेश्चन है, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा है, उम्मीद ज्यादा है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल की क्या होगी? ज्यादा ही होगी, राइज होगी। क्लियर है? भाई आपको उम्मीद ज्यादा है कि आप जो पैसा ले रहे हो उसको अच्छी जगह निवेश करोगे, तो उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा ही होगी, हायर साइड पे, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने कोशिश की चीजों को समझने की, देखने की। अब मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है, अभी तक जो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक जितनी भी चीजें हैं उनको प्लीज आप पढ़िए, एक बार नोट से एक बार जरूर वंस रीडिंग करें, साथ में उनको हाईलाइट करते चलें जो इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा दिए, 99% आप सही कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन। जो एक आध क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो वहां भी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर आप सोचें। इकोनॉमिक्स के अंदर मैं बार बार कहता हूं, जो वर्ड लिखे होते हैं क्वेश्चंस को, उनको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। या मन में या पेपर पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक इमेजिन कर लीजिए खुद को वहां पे। तो PYQs और कुछ एक्स्ट्रा MCQs दिए, उनको भी ट्राई कीजिए जैसे जैसे समय मिले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा? नेशनल इनकम। और 2 से 3 लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। यूनिट 1 भी जो है वो खत्म हो जाएगी जल्द। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।